डायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नगर परिषद के उम्मीदवार, नगर परिषद के अध्यक्ष, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप तमाम का तहे दिल से अदबन शुक्रिया अदा करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप तमाम इतनी बड़ी तादाद में एक वर्किंग डे के दिन इतनी गर्मी, इतनी धूप में एक आवाज पर सब यहां पर जमा हुए आकोट में हमको सुनने के लिए, जमात का पैगाम सुनने के लिए, इसका मैं आप तमाम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये जलसा एक चुनावी जलसा है। जैसा कि आपको तमाम को पता है कि आकोट में पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। 2 दिसंबर के दिन पोलिंग होनी है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने शहर आकोट से 16 उम्मीदवारों को नगर सेवक के लिए टिकट दिया है और एक नगर अध्यक्ष के लिए टिकट दिया है। मुझे यकीन है कि आकोट की आवाम इंशाअल्लाह पूरी तरह से इन तमाम उम्मीदवारों को मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आकोट शहर से कामयाब करेंगे। आप जो इतनी बड़ी तादाद में इतनी धूप में दिन के वक्त यहाँ जमा हुए, इसका एक सबूत ये भी है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान चुके हैं और मजलिस के लिए आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत, नारे बहुत लगाने वालों आगे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, थोड़ी देर में मौसम बिगड़ जाएगा। थोड़ा स्लो झटका स्लो देना चाहिए। एक साथ देंगे तो ऐसे ही बेचारे सो गए बिहार में, या तो लाम लेट होकर निपट गए। बिहार तो सिर्फ एक झांकी है, पूरा ये महाराष्ट्र का नगर परिषद इलेक्शन बाकी है और दिखाएंगे हम इनको बराबर। आज आप तमाम ने देखा किस तरह से मजलिस के ऊपर इतना इल्जामात लगे, लेकिन आज की ताजा खबर आपको बताना चाहूंगा। एक बैनर अभी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप बैनर के ऊपर देखेंगे तो महाराष्ट्र के नगर परिषद का चुनाव दिखाया जा रहा है। उस बैनर पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्मान्य शिंदे साहब, उनके लोगों के फोटो है जो बीजेपी के साथ अलायंस के अंदर है, जो अजीत दादा के साथ अलायंस में है, जो महायुति का एक हिस्सा है। उसी बैनर साथ में हमारी सोनिया के जो राहुल गांधी जी, उनका फोटो, यानी कांग्रेस शिवसेना शिंदे साहब की एक साथ मिलकर किन जगहों के ऊपर नगर परिषद का चुनाव लड़ा। आप फोटो देख लीजिए, लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी डाला हुआ है। मतलब चुनाव के वक्त साथ में आप लोग चुनाव में वोट मजलिस के आप काटे और फिर भी बी टीम का इल्जाम आप किस पे लगाएंगे? तो MIM के ऊपर लगाएंगे। ये पूरा इनका भांडा फुट रहा है। देखो, साथ में चुनाव आप लड़ रहे हैं, एक साथ बैनर में कांधे से कांधा मिलाकर आपके फोटो चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, मगर फिर भी इल्जाम हम पर लगाएंगे। अरे भाई साहब, आकोट की जनता समझदार है, समझ चुकी है कौन असली बीजेपी की बी टीम है, कौन असल मुसलमानों का, सेक्युलरिज्म का वोट कटवा है, वो ये कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं। मैं आपको उसका एग्जाम्पल के साथ बताऊं। हाल ही में बिहार का चुनाव गया, हमने यही जो सेक्युलर पार्टियां थी ना, वहां पर आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी, इनको बोला कि आइए साथ में चुनाव मिलकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मुसलमान वोटों का डिवीजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। हमारा मकसद, हमारा मुद्दा तो एक ही था, हमको बीजेपी को हराना। हमने लेटर लिखा, तेजस्वी को लेटर पे नहीं माने तो हमारे जो बिहार के अध्यक्ष थे अख्तर ईमान साहब पूरी टीम को लेकर पटना में लालू और तेजस्वी के घर पे पहुंचे। ढोल बाजा ताशे के साथ गए, बोले तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल,
वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का पूरा पुल। सब कुछ किया वाकई में बहुत हंसने की बात है, सब कुछ किया, मगर फिर भी हमने बोला हमको 6 सीट पे अलायंस दे। 6 क्यों, 5 हमारे एमएलए थे, एक बाई इलेक्शन में हमारा एमएलए जीता हुआ था, 6 सीट हमने मांगी, मगर घमंड गुरूर अहंकार में थे, नहीं आना है साथ में। मंशा नहीं थी ना बीजेपी को हराने की, मंशा ही नहीं थी, वरना हमको साथ में लेते, असद साहब को साथ में लेते, चुनाव लड़ते। 12 से 13 सीट पर यही कांग्रेस और बीजेपी फ्रेंडली फाइट थी, दोस्ताना फाइट। मतलब एक वार्ड के अंदर राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं बोलेंगे, आवाज दे, अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जरा। बोलो एक जने बोलो, 10 जने बोलते। हो गया, हो रही है। चालू करो, चालू करो। ठीक है, अरे सब पे आएंगे, ताजा है, इधर अब्बा खड़ा है। पहले जरा इन लोग को खोलेंगे, सुनो सबको पता होना चाहिए ना यार कि वारिस पठान आया बराबर समझा के, भड़का के नहीं गया, समझा के, नहीं तो कल बोलेंगे वारिस पठान भड़काऊ भाषण देंगे। फ्रेंडली फाइट किए कांग्रेस आरजेडी, एक वार्ड के अंदर राहुल गांधी को गाली, दूसरे वार्ड में तारीफ, इधर गाली उधर तारीफ करने में क्या हुआ, 12 वार्ड के ऊपर हार गए, पूरा के पूरा जीत गया बीजेपी।
अब आपके सामने आपको फैसला करना, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि असली बीजेपी की अगर कोई पार्टी बी टीम है तो वो कोई और नहीं, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट के सामने दानिस्ता अपने कैंडिडेटों को उतारते हैं और मुसलमानों का वोट का विभाजन करते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये असल बीजेपी है। अब आपने बात की ये महायुति के अलायंस वालों की, अजीत दादा, आप क्या बोले, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है। दादा, ये फंड किसका है? ये फंड पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आपका अपना पैसा नहीं है। अगर आपको वोट नहीं दिए तो क्या फंड नहीं देंगे? अरे भाई, हमारे पास तो वोट भी है, हिम्मत है, जज्बा है, ईमानदारी है, ताकत है, सब कुछ है। तुम्हारे पास जो फंड है ना दादा, इतनी ताकत रखते हैं, अगर जीत के गए ना पार्षद, तुम्हारे हलक में से वो फंड निकाल के लेके आएंगे और काम करेंगे। इतनी ताकत है दादा। और आपके पास पैसा बहुत है, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से खड़े रह के बोले अजीत पवार करोड़ों रुपए का घपला कर दिया, करोड़। उसके बाद जब दादा चले गए बीजेपी में, 3-4 महीने में चले गए, दादा क्या हो गए, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध की सफेद, पूरे वॉशिंग मशीन में धुल गए, सीधे जाके बीजेपी में आके बस बैठ गए, मलाई खा लिया, आराम से दूध भी पी लिया, टकार खा के बेटे पे आया, बेटा भी क्लीन चिट। ऐसा कोई अपन लोग कर ले तो अब तक तो उन जेल के अंदर होते भाई, मगर यहाँ सब माफ। और अब नया चाल चल रहा है बीजेपी, और ये महायुति जो है ना, इसकी चाल समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बीजेपी तो एक चीज है, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है, वो तो ना कभी किसी को टिकट देगी इलेक्शन में मुसलमानों को। और आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने देखा कि कोई भी कैबिनेट मुसलमान मंत्री नहीं है। आज डेमोक्रेसी में रहता है, सेकुलरिज्म में रहता है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं। बीजेपी तो पक्की सच्ची दुश्मन है। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के वोटों का विभाजन कैसा किया जाए, उन्होंने हथियार के इस तरह इस्तेमाल किया दादा को, एनसीपी को आगे किया। सारे अपने मुसलमान लालच में कुर्सी की, पैसे की, नोट की खपाट अब दादा की पार्टी में जा रहे, लाइन लगा के चले गए। दादा ने बोला मैं तो मेरे मकसद में कामयाब हो रहा हूं, अब देखो चुनाव में क्या करता हूं। चुनाव में जहां जहां एमआईएम का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, जहां जहां मजलिस के मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वहां महायुति वाले अजीत दादा के कैंडिडेटों को खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों। मतलब साफ नियत है कि मुसलमानों के वोटों का विभाजन करो या वोट बटेगा, वहां पर बीजेपी को फायदा है। यही मंशा लेकर पूरे महाराष्ट्र में आप देखो विभिन्न जगहों के ऊपर जहां मजलिस के उम्मीदवार खड़े, मैक्सिमम जगहों के ऊपर वहां पर अजीत दादा की एनसीपी ने अपने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया। आपके यहाँ भी यही है, आपके यहाँ कोर्ट में भी यही है। याद रखना, ये वो महायुति का अलायंस है जिसका और एक पार्टनर है शिंदे साहब। वो शिंदे साहब जिसने गुस्ताख रसूल का समर्थन किया था, जब उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हम तो रैली निकाल के आ गए औरंगाबाद से मुंबई तक, हमने एफआईआर की मांग की, हमने कहा गुस्ताख रसूल है वो, उसको सजा दी जाए। टकले की बात कर रहा हूं जिसको पर उनका नाम भी ले लेते, अपनी जुबान गंदी होती है भाई लोग। यही शिंदे साहब ने क्या किया, उसको ऐसा मंच पे बिठाया अपने बाजू में और क्या बोला, मैं देखता हूं कौन इसके बाल को भी बाका कर सकता है, कौन बाल पे हाथ लगा सकता है, कौन केस कर सकता है, कौन उसको जेल में डाल सकता है। पूरा सपोर्ट किया इन्होंने गुस्ताखे रसूल का, पूरी तरह से सपोर्ट किया। और आज ये एक साथ में तीनों मंडली बनी हुई है। अब तो कांग्रेस भी आ गई ना शिंदे साहब के साथ, अब तो कांग्रेस भी गुस्ताखे रसूल का जिसने समर्थन किया उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक ही बैनर पे, एक ही पोस्टर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है काफी जगहों।
मुझे एक चीज तो पूरा यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हुजूर जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया को बना दिया, जिसको रहमतुल आलमीन बना के भेजा दुनिया के अंदर, हमारे लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और उनकी शान में गुस्ताखी जिसने की, उसको जो समर्थन कर रहे हैं, आज ये एनसीपी वाले उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए। अगर आपका एक भी वोट अगर यहां गया, चाहे एनसीपी को, चाहे शिंदे को, चाहे कांग्रेस को, तो यकीन मान लेना आपका वोट चला गया है गुस्ताख के रसूल का, जिसने समर्थन किया उसके खाते में। क्या आप उसके साथ जाएंगे या आशिक के रसूल के साथ आएंगे? फैसला आपको करना है। आपके सामने आशिक के रसूल खड़ा है, आपके सामने वो पार्टी खड़ी है जिसने हर वक्त हर कदम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपका साथ दिया है। आज आप देखो देश की हालत क्या है। डरने घबराने की बात नहीं है। आपके पास आके बोलेंगे अगर एमआईएम को वोट दिया तो बीजेपी के खाते में चले जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, बोलना बहुत जूना होगा ये बोल बचन। ये डायलॉग बहुत पुराने हो गए, अपने जेब में रखो और घर को निकल जाओ बाबा, ये डायलॉग नहीं चलने वाला। जहां जहां मजलिस खड़ी नहीं हुई वहां भी इनका सुक्का साफ हो गया। 61 सीट पे कांग्रेस खड़ी, 6 पे जीती बिहार में, हम 25 पे लड़े, 5 पे जीत गए। भाई ये रिकॉर्ड है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड। एक जगह 80,000 वोट लिया हमारा उम्मीदवार आदिल हसन, 380 वोट से हार गया। उसका भी वोट कौन काटा? असल वोट कटवा ये सीपीआई कांग्रेस के जो समर्थन के अंदर था उसने हमारा वोट काट के। यही जो आया था आने वाला है ना कल परसों, शायर जिसका पंक्चर हो चुका है टायर, बिहार में भी आया था, बहुत बोला हमारे बारे में। जहां जहां के बोला पब्लिक ने जवाब दे दिया वोटों के जरिए। वहां वहां मजलिस के उम्मीदवार भारी अक्षर के साथ कामयाब होकर पटना असेंबली में चले गए। अब आजकल कहा है मैं सो गए। जागो मेरे प्यारे जागो, तुम ही आओगे भाषण दोगे थोड़ी तो हम जीतेंगे। तुम भी तो हमको जिता रहे हो। ए बेटी, आकोट की जनता जानती है तुम्हारी चालबाजी पेतरेबाजी। आओ बोलो, कितना बोलोगे, लेकिन बोलने में हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। मजलिस के सिपाही है, हमारे कायद ने सिखाया हमको हक इंसाफ के लिए लड़ना। आज आपने देखा है देश के अंदर क्या हुआ जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। एक ही काम करना है, डेवलपमेंट, विकास। गया खड्डे में एक ही चीज कर रहे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, आराम शराब बकवास। एक होड़ लगी है रेस के अंदर, कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन। तो एक हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तो दूसरा बीजेपी का नफरती चिंटू, वो छोटा वाला, समझ गए ना? ये इतना घूम रहा है हर जगह, ये करूं टकनट टक करूं टकनट। ऐसा आवाज ना वारिस पठान की तरह पठानी आवाज लेके आप मानेंगे। और क्या बोल के गया? मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे भाई मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो कायदे कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए नहीं बोलते। प्यारे जब भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, हिम्मत आ जा। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, मस्जिद में बैठूंगा जाके, बेटा तू आएगा मेरे को मारने के लिए 2 टाइम पे, लेकिन यकीन मान जाएगा। क्या हलवा है क्या, बकरी का बच्चा है, उसके मार बहुत आए, बहुत गए। हिम्मत है हमारी। ये इनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा इस माध्यम से बोलना कि देवेंद्र फडणवीस जी, रोकिए अपने नफरती चिंटुओं को। ये महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकिए इनको। वरना हमको भी पता है कि आपके पास डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे
कोई भी जवाब नहीं है, तो आप ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के नफरती चिंपों को आपने छोड़ रखा है, आप इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने रिवॉर्ड तो दे दिया, उसको बना तो दिया आपने उसको मंत्री, फिर भी अनाप शनाप बकवास। और अब तो और एक आ गए उसके सामने जो एक साथ मुसलमान को पाकिस्तान की औलाद बोलने लगते हैं। अरे भाई, हम तो पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं और हमको फख्र है इस बात का कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत तुमको है। अडानी की कमर पे वारिस पठान के दादा अब्बा नहीं गए थे, अडानी जी गए थे, अडवाणी जी गए थे। नवाज शरीफ क्या कौन गया था बिरयानी खाने? साड़ी लेके गए थे। मुझे बिरयानी खाना होगा तो मस्त मिलती है हैदराबादी बिरयानी, यहाँ भी नाके पे देख के आया। मुगलाई बिरयानी भी कुछ जगह मिलती है, वो भी खा लूंगा जाए। हम नहीं गए, मगर हमको हर तरह से परेशान किया जा रहा है, मगर हमारी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अगर वाहिद कोई एक शख्स पूरे भारत देश में है जो हमारे आप की हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे आप को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास करने की बात कर रहा है, संविधान को संभालने की बात कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहा है, तो कोई और नहीं, आपका मेरा गायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर शोबे पे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आ गया, असद साहब बोले। बाबरी का मुद्दा आ गया, हमारी बाबरी मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया, असद साहब उसके ऊपर बोले। दादरी के अंदर जब किसी मुसलमान को, बेगुनाह को सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर मॉब लिंचिंग करके मार दिया, असद ओवैसी साहब बोले। वक्फ का जो काला कानून लाया बीजेपी ने, ये वक्फ अल्लाह की अमानत है, हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दिए हैं, इस पे हमारा यतीमों का, बेवाओं का अधिकार है। जब बीजेपी की नजर आ गई हमारी मस्जिदों पे, मदारिसों पे, हमारी खानकाओं पे छीनने की बात की, एक काला कानून बनाया। जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ, उस वक्त भी ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो मौजूद है, आज आपके बीच में आ रहे हैं ना वोट मांगने, इनके भी नुमाइंदे मौजूद थे वहां पर, सब मौजूद थे। जब हमारी खानकाओं को छीनने की बात हो रही थी, खानकाओं को छीनने के लिए जो काला कानून बनाया गया था, मगर उस वक्त भी उस काले कानून को सदन में खड़े रहकर सबके सामने तार तार करके फाड़ के फेंका, कोई और नहीं, मेरा आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था उस वक्त। ये जिगर है, इतने सारों के बीच में खड़े होकर काले कानून को फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि हमारी बात आ गई, हमारी खानकाओं पे बात आ गई, हमारी मस्जिदों पे बात आ गई। आज भी शिमला के अंदर एक मस्जिद को शहीद करने की बात हो रही है, कांग्रेस की सरकार है, तो दबा के बैठी, आवाज नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे तो हम, तो फिर क्यों हम वोटिंग को दें? जब दादरी में बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, वक्फ पे बोले ओवैसी, हक की लड़ाई के लिए ओवैसी आगे आए, हमारे इंसाफ की बात के लिए ओवैसी आगे आए, हर मुद्दे पे हमारे साथ ओवैसी खड़ा रहे, तो हमारे वोट का असली हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना। हक सब हम लड़े, और वोट लेने के लिए तुम भिक्ता कटोरा लेके आ जाओ। नहीं भाई, नहीं, इतने सीधे साधे बस समझना भाई, हम सीधे भोले हैं, नीयत साफ रखते हैं, मगर जब इंसाफ की बात आ जाएगी तो आकोट का एक एक युवा, एक एक माँ बहन सब खड़े हो जाएंगे, मुत्तहिद होंगे, इत्तेहाद पैदा करेंगे, सफों में से दरार को मिटाएंगे, एक साथ निकल के जाएंगे बूथ पर, और जहां दिखेगा बटन का बटन दबाएंगे जोर से और जिताएंगे मस्जिद से उम्मीदवारों को पूरे काट के। आकोट की जनता से मेरी अकबर गुजारिश है, अपील है, बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, इतना बोलूंगा इनके कान में से खून निकल जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे और 3 जगहों पे जाना है जहां पे वक्त लिया गया है, टाइम की पाबंदी है। आपसे बस सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप तमाम इतनी दूर से आए हैं। प्रभाग क्रमांक 1 के जो उम्मीदवार है हमारे, उनको अपोजिशन वालों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साहेब, हे बघा काय चाललंय तुमच्या राज्यात, जे आमच्या प्रभाग क्रमांक 1च्या उमेदवार आहे त्यांना आता कोणी मला दिले की त्याला जीवे ठार मारण्याची धमकी देत आहेत। काळजी करून घ्या, इन्क्वायरी करा आणि जे कोण असेल त्याला तुम्ही अटक करा, नाही तर बघा आम्ही तर कायदा कानूनच्या पालन करतो, संविधानमध्ये राहतो आम्ही, त्याला तुम्ही पकडा, बरोबर आतमध्ये टाका, कोणी पण असेल, जे कोणी असेल आतमध्ये टाका, त्याला आतमध्ये टाका।
डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। और हम कायदा कानून अपने हाथ में नहीं लेते, इसीलिए सरकार के ऑफिसरों को वारिस पठान मंच से बोल रहा है कि अभी जो मेरे पास कंप्लेंट आई है इसका संज्ञान लिया जाए और जो भी इस तरह की धमकी दे रहा है उसके खिलाफ फौरन तौर से कार्रवाई की जाए। क्या डराएंगे क्या हमको? अपन डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरा कायद घूमता है पूरे देश के अंदर, उस गोली चल गई, हमला हो गया, सब कुछ हो गया, दूसरे दिन इसी तरह मंच पे खड़े हो गए शुरू तक इंसाफ की बात करने के लिए। ऐसे कायद के हम नुमाइंदे आके आपके खड़े और बात कर रहे हैं। ये डराने घबराने का काम उनको बोलो बंद करो। डर गए वो लोग ना, डर गए। उनको पता है कि उनका पूरा भांडा फूट चुका है, विकास कुछ नहीं किया है, काम कुछ नहीं किया है, जनता का समर्थन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब ओछी हरकतों पर उतरेंगे, डराएंगे घबराएंगे। लेकिन हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, संविधान को लेकर चलना है, दिल में जज्बा लेकर आगे चलना है। वो बंदूक से डराएंगे, अब संविधान आगे लेकर खड़े होना है, बोलना हम संविधान के रक्षक है, संविधान को मानते, संविधान के दायरे में लेकर अपनी बात करते हैं। यकीन मानिए पूरी ताकत मजबूती के साथ आकोट में चुनाव लड़ा जाएगा और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख के दिन पूरी आकोट की फिजाओं में, पूरी आकोट के आसमान में, पूरी हवाओं में एक ही चीज दिखेगी, तो कुछ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग। देंगे ना वोट मजलिस को, दबाएंगे ना पतंग के बटन पे, जिताएंगे ना एमआईएम के उम्मीदवारों को, हराएंगे ना इनको, तो फिर अब मेरे साथ लगाओ नारा। देखो नारा अगर लगवाएंगे तो फिर बोलो बराबर। मैं तो 27-28 सभा करके पहुंचा, फिर भी ताकत वही पठानों वाली है। अब आकोट की आवाम को भी वही पठानों वाली आवाज में नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरी आकोट की आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 2 दिसंबर चुनाव का दिन है, आप तमाम को उतर के आना है, मजलिस के लिए वोट देना है, पतंग निशानी है, बटन दबाना है, मजलिस को जिताना है। कहते रहेंगे बीजेपी रिजेक्ट हो गया है, वो जिसके भी रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट हो, बांग्लादेशी बोले या पाकिस्तानी बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पक्के सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम वो लोग हैं, हमारे बाप दादाओं ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और आज हम यहाँ पर बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान भारत देश में रह रहे हैं। इसलिए जितना हक नरेंद्र मोदी का भारत देश पे नहीं है, उससे ज्यादा हक वारिस पठान का भारत के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस दोनों से हूं। इसलिए हमको नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, जब देश पे बात आई तो सबसे पहले हम खड़े हुआ कि हमारे लोगों ने जाने गंवाई देश को आजाद किया। और इसीलिए मैं बार बार नारा लगाता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।